जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 के साइंस के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित एग्जाम में आप लोग अच्छे स्कोर करके आओगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखते चलिए और इसका हम लोग विश्लेषण करते कि और आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न आपके पास में देखिए, तो बेटा कह रहे हैं इसमें कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ पे होता है। तो सूक्ष्म जीव आप लोगों ने सूक्ष्म जीव के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पे निवास करते हैं। तो सभी जीव जंतु के शरीर में निवास करते हैं, वायु में निवास करते हैं, ठीक है, जल में भी निवास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो बच्चों आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है कि मच्छर से फैलने वाले रोग कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया आपसे दिया हुआ है। ठीक है, तो मलेरिया आपका हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण फैलता है। तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ संघ के होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन सा है, तो भी आप लोग याद रखिएगा मलेरिया। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मेडियम के द्वारा होने वाले रोग कौन सा है, तब याद रखोगे मलेरिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिए। बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है। आप समझे, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक और शैवाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोलो तो रे, शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब कवक द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बेटा, इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, अब कवक से कौन कौन सा रोग फैलता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, गंजा, दमाद, खाई फ्रूट। ठीक है, इससे सारे आ जाएगा। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कई बार हमने बताया, इसका एक ट्रिक है पंडित कार्टिक न्यू है बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन सा है, तो पापा कामपेश होते हैं। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन सा है, इसका याद करने का एक ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे जो बड़ी कोशिका होती है किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अमीबा जो है बेटा याद रखिएगा, अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें जो जनन की क्रिया होती है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेटा याद रखना ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ लिया गया तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। आप समझिए कोशिका की किस भाग में गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब बेटा याद रखिएगा डीएनए कहाँ पे उपस्थित होता है, तो जो केंद्रक होता है उनमें डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज दिया हुआ है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बेटा सेलुलोज की बनी होती है। आप सभी याद रखिएगा सेलुलोज, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति जो होता है बच्चों, कई बार पूछा गया कि कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। चलिए प्रश्न का अगला देख लेंगे कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है। देखिए बच्चों थोड़ा सा चकमा दिया, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको थोड़ा चेंज किया गया है। हम आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ लिखा है भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे पारा, क्या हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, टीन, सोना, तांबा और लेड। अब समझो बेटा एक्सरे, एक्स-रे। ठीक है, जब आप लोग देखे होंगे जब आप डॉक्टर के घर जाएंगे, ठीक है, जाते होंगे तो यहाँ पे देखिए हड्डी वगैरह कोई टूटा होता है तो इसके लिए डॉक्टर एक्सरे लिखता है। तो एक्सरे से क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ पे मेरा क्या दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है। तो हमारा जो झारखंड है इसमें एक जादूगोड़ा स्थान है। बेटा ये जादूगोड़ा जो है किसके लिए है, ये यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोयला के लिए कौन सा फेमस है, तो हमारे धनबाद की झरिया। ठीक है, ये झरिया जो है काफी फेमस है बेटा। अभ्रक के लिए
तो अभ्रक के लिए कोडरमा, याद रखना कोडरमा। एक चीज यहाँ पे निकल के आया बेटा समझ में, यस्क। ये यस्क क्या होता है? तो यस्क को समझने के पहले हम लोग सबसे पहले खनिज को समझना होगा। तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाली गई पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिजों में कई प्रकार की अशुद्धियां होती, बेटा याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग या घातरी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे यस्क, यस्क किसे कहते हैं? तो वे से खनिज जिससे कम खर्च में और सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग यस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, सभी यस्क जो है वो खनिज नहीं हो सकते हैं, सॉरी सभी खनिज जो है वो यस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी यस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिन्हें उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती क्या कहलाती? तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा बेटा, उसको आघातवर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यह दिया हुआ तन्यता। तो तन्यता क्या होता है बोलिए? तो किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचने की गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। बेटा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना, याद रखिएगा। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। चलिए एक चीज और भी आप लोग यहाँ साथ ही साथ याद करते जाइएगा, ये जो सोना हमने बात किया, ठीक है, सोना और चांदी का उपयोग आप लोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करते, ना ही जल से करते, ना ही अम्ल से करते और ना ही वायु से करते, जिस कारण से ये संचरित नहीं होते हैं, और संचरित नहीं होने के कारण की चमक जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 10। इनमें से उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? बेटा कह रहा है उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो एल्यूमिनियम, पारा, सोना, चांदी, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है चांदी, ठीक है। अगर चांदी ना दिया रही बेटा तो आप लोग याद रखिएगा उसमें एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न, कह निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? अब समझिए इनमें से कौन सा घोल है जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो कौन सा जल है बेटा जो विद्युत का कुचालक होता है? तो आशुद्ध जल आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कई बार इसको हमने पढ़ाया है। तो आशुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होती है? इनमें से कह रहा है कि आंतरिक जनन होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जनन जो होता है वो 2 प्रकार से होती है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। तो किसमें आंतरिक जनन होगा? मछली, स्टारफिश, मेढक और मुर्गी, किसमें होता है रे बोलिए? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मछली है, मेढक है और स्टारफिश, सब में जो है बेटा ये बाह्य निषेध, मतलब कहने का अर्थ है कि बाह्य जनन की क्रिया होती है। हाइड्रा में जनन की विधि है। देखिए हाइड्रा जो है बेटा बहुत से बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते कि बहुकोशिकीय है कि एक कोशिकीय है, ठीक है। तो हाइड्रा याद रखिएगा ये बहुकोशिकीय जीव है। इनमें जो जनन की क्रिया होती है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? देखिए तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है बेटा उसमें क्या परिवर्तन होता है? ये घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, कह रहा दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक क्या है? तो पास्कल है, ठीक है, जिसे हम लोग PS से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है? अब कह रहे निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, अस्थिर विद्युत बल और घर्षण बल, बोलिए। हाँ थक जाते हैं रे। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। अब देखिए जो घर्षण होता है बेटा ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमारे लिए हानिकारक भी होती है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? मतलब जिसको जलाने से उष्मा नहीं प्राप्त होता है बेटा, नहीं जलता है, उसको हम लोग कहते हैं अदहनशील पदार्थ, ठीक है। तो लकड़ी, कोयला, पत्थर। देखिए पत्थर को जलाने से ये जलता ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? तो किसी पदार्थ का अगर दहन करना है तो इसके लिए आवश्यक है बेटा कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है?
सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान से होता है। तो सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सबसे अधिक, ठीक है, गर्म भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित करता है? तो नर शिशु में कब होता है बेटा? जब एक्स और वाई मिलता है, ठीक है। तो एक्स वाई कहां पे है? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो बेटा याद रखिएगा, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जून, 1 जून, 1 दिसंबर। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर, ठीक है। 21 जून को क्या मनाते हैं? तो बेटा याद रखिएगा 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, और 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। चलिए, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितनी होती है? अब समझिए, जो स्त्रियों में होने वाले जो मासिक स्राव होता है, जिसको हम लोग मासिक धर्म के रूप में भी जानते हैं, इनकी अवधि कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो आभासी तथा सीधा होता है बेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। जबकि याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बेटा प्राय आभासी तथा सीधा होता है। प्राय कैसा होता है? आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। तथा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है, ठीक है। अब समझिए, गाड़ी की जो साइड मिरर होता है बेटा, आप लोग देखा होगा, जो गाड़ी की जो साइड मिरर होता है वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो हेडलाइट होता है उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए बेटा याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण में अपना पूर्व प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है वह यंत्र जो विद्युत रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा याद रखिएगा उसे पेरिस्कोप कहते हैं, ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो जो पुतली होता है, ठीक है, जो पुतली होता है वे नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉर्निया क्या होता है बेटा? तो देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति होता है कि अपना नेत्र दान का घोषणा कर देता है, तो जब वो व्यक्ति मृत हो जाती है यानी मर जाते हैं तो उसके कॉर्निया भाग जो होता है वो आंख से निकाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक है रेटिना। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। कहां पे? रेटिना पर। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो बेटा वर्षा ऋतु की यहाँ बात कर रही है। तो वर्षा ऋतु में जिस फसल को हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग किस फसल से जानते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो कहोगे सर धान, मक्का, बजरा, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सारी की सारी खरीफ फसल है। अगर हम लोग बात करें रबी फसल को, तो रबी फसल को बेटा आप लोग किस ऋतु में उगाते हैं? तो शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक है। एक होता है जायद फसल। तो जायद फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है? तो इसको ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं, ठीक। कह रहा है बेटा स्वपोषी का उदाहरण है। अब स्वपोषी मतलब कौन? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो अपना भोजन कौन स्वयं बना रहा है यहाँ पे? तो गाय तो अपना भोजन बनाते नहीं, बकरी बनाते हैं, तिल चट्टा भी नहीं बनाते। तो अमरूद का जो पौधा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है? तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की क्या की जाती है? जुताई, भंडारण, कटाई, ढुलाई। बेटा ना भंडारण होगा, ना ढुलाई होगा, ना कटाई। उसके कारण क्या होता है? जुताई होता है। आप लोग देखे होंगे जब ट्रैक्टर से हम लोग जुताई करते हैं तो वहां पे एक यंत्र लगा रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? कह रहे बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बिल्कुल गलत कथन है। बड़े शहरों में विद्युत सजा में छिप जाते हैं। क्या है? विद्युत सजा में छिप जाते हैं? जी नहीं। क्या धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। कोई सटीक आंसर नहीं लग रहा है। उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े जो शहर होते हैं वहां पे देखे होंगे कि
कई कल कारखाने लगे होते हैं, इनसे जो हानिकारक धुएं निकलते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या होती है कि ये कहीं खो जाते हैं। कह रहे सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो बेटा सबसे दूर का जो ग्रह है कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा शुक्र। बेटा शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है, ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किसमें मापा जाता है? अब जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी जो दूरी होती है उसको किसमें मापा जाता है? बेटा याद रखिएगा उसको प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का ऐसा ही दूरी का मात्रक है, ठीक है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? अब किस घर्षण से जो है सर्पी घर्षण जो है कम होता है? अस्टेटिक घर्षण, लोटनी घर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वह जो सही उत्तर हो जाएगा अस्टेटिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है। लोटनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण क्या किया जा सकता है? अधिक, कम, यानी तरल। तरल मतलब यहाँ दे दिया बेटा, देखिए हवा या जल में जो गति करने वाली जो वस्तु होती है उसको उचित आकार देकर घर्षण को क्या कर सकते हैं? तो अधिक कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो उसको ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कह रहा है किस आकृति पर वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो आकृति पर जो है वस्तु का तरल घर्षण कम हो जाता है किसमें? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार और वृत्ताकार। तो नौकाकार जो होगा आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा गया है? तो प्रथम पूर्ण रूप से जो संश्लेषित रेशा है उसको किसे कहा गया? तो नायलॉन को कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होता है? बेटा याद रखिएगा जो नायलॉन होता है इनकी जो धागे होती है वो काफी मजबूत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 नंबर का दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किनकी परत चढ़ी होती है? दमकल मतलब बेटा देखने जो आग बुझाने वाली जो गाड़ियां होती है तो उनके जो कर्मचारी होती है, ठीक है, उनकी जो कपड़े होते हैं वो किसकी परत चढ़ी होती है? तो ठीक है, इसमें बेकेलाइट की परत चढ़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ध्वनिक की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? अब ध्वनिक की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करता है? आयाम, तारत और प्रबलता। कारण क्या होता है? मोटा या पतला सुनाई देता है, लेकिन जो प्रबलता होता है बेटे इसके कारण क्या होता है कि ये कम और अधिक सुनाई देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रबलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। हाँ, अब ध्वनिक की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनिक की कंपनों को क्या करना चाहिए? आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ाना होगा या फिर आयाम घटाना होगा, ठीक है। तो ध्वनिक क्या कह रहा है? ध्वनिक की प्रबलता घटाने के लिए इसको थोड़ा आंसर देखो बेटा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनकी आयाम घटाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है प्राश्रय ध्वनिक की कंपनियों की आवृत्ति क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अवसरेव, ठीक है, सरेव और प्राश्रय। तो अवसरेव किसे कहते हैं? तो ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। इसके बाद सरेव ध्वनि होते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मानव कान सुन सकता है। और एक होता है प्राश्रय ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं प्राश्रय ध्वनि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होती है? तो याद रखिएगा बेटा जिनका 7 से ऊपर जो तीव्रता होगा वे काफी विनाशकारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो होगा बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे वायुमंडल विद्युत की खोज की थी, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। अब वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया? थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने और गिलबर्ट ने, ठीक है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। चलिए अगला, कह रहे ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, आप समझिए ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ में क्या होगा? रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकृत करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही? यानी कह रहा है बेटा कि जो आज देख रहे हैं जो पृथ्वी में तापमान की वृद्धि हो रही है किन गैसों के कारण हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है और मीथेन के कारण। और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक कौन सी गैस वायुमंडल में पाया जा रहा है बेटा? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत? तो 78%। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है? तो ये 21% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्तन की प्लेटों की संख्या कितनी है? ठीक है,
तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला कह रहा है बेटा, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इनका मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल में जो पत्थर लगे हुए हैं वो धीरे धीरे जितनी क्षति हो रही है, इनका मुख्य कारण है बेटा अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब द्वितीय प्रदूषक है बेटा, द्वितीय प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर या नाइट्रोजन के अम्ल। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। करेक्ट। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है? अब समझिए, जो आजकल देख रहे होंगे बच्चों, कुछ ऐसी प्रजातियां जो पहले देखने को मिलता था, आज वर्तमान में देखे तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो गायब हो रहा है, इनका क्या कारण है? आवासों का विनाश, बिल्कुल सही है। पेड़ लगाना नहीं बेटा, पेड़ लगाने से नहीं हो रहा है। ठीक है, वनों का संरक्षण इससे भी नहीं हो रहा है, शिकार करने से। तो एक और चौथा किसमें दिया? एक और चौथा देखिए, एक और चौथा देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया एक और चौथा। करेक्ट। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है? अब पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है बेटा जिनका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है? कोक, गैस, पेट्रोल, बिटुमिन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिटुमिन। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगर इस प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से कई प्रश्न आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, या तो फिर इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।